मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य विषय में प्लेटो का शैक्षिक चिंतन है किस प्रकार से बताया गया है उस पर चर्चा करेंगे और प्लेटो का दार्शनिक चिंतन कैसा है उस पर भी चर्चा करेंगे। प्लेटो का दार्शनिक चिंतन। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व यूनान ग्रीस के एथेंस नामक नगर राज्य के एक धनी एवं सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिताश्री एरिस्टोन एथेंस के अंतिम राजा काइटरस के वंश के थे और इनकी माता श्री पेरिक्टोन देश की नामी धनी सोलन के वंश की स्त्री थी। ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद प्लेटो का लालन पालन बड़े ही ठाट बाट से हुआ था। बचपन में इन्हें उस समय की श्रेष्ठतम शिक्षा प्राप्त हुई। क्रिटिलस इनके शिक्षक थे और ये प्रसिद्ध दार्शनिक हेराक्लिटस के शिष्य थे। ऐसे पर्यावरण में प्लेटो में कविता, ग्रीक साहित्य और दर्शन के प्रति रुचि का विकास हुआ। खेल कूद का भी इन्हें बड़ा शौक था और मल्ल युद्ध में इन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले थे। स्वभाव से ये बड़े ही स्वाभिमानी थे। सब व्यक्तियों से मिलना इन्हें पसंद नहीं था। जब ये 20 वर्ष के थे इन्होंने अपने समय के श्रेष्ठ दार्शनिक ख्याति प्राप्त शिक्षक सुकरात को अपना गुरु बनाया। सुकरात के प्रति प्लेटो के हृदय में बड़ी श्रद्धा थी। ये कहा करते थे कि मैं ग्रीक हुआ और गवार न हुआ, स्वतंत्र हुआ और गुलाम नहीं हुआ, पुरुष हुआ और स्त्री का नहीं हुआ, किंतु इस सबसे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं सोक्रेटिस यानी सुकरात के युग में पैदा हुआ। ये सुकरात को बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। सुकरात सचमुच एक महान व्यक्ति थे। सुकरात की मृत्यु के बाद इन्होंने एथेंस को छोड़ दिया और 12 वर्ष तक अनेक देशों का भ्रमण किया। इधर उधर घूमते रहे और लोगों के विचारों को समझते रहे और सुनते रहे। 12 वर्ष की इस अध्ययनशील भ्रमण ने प्लेटो को उस समय का सबसे ज्ञानी मनुष्य बना दिया। इतना बड़ा ज्ञानी कि उनके विचार आज तक पाश्चात्य विचारधारा की आधारशिला बने हुए हैं और सारा संसार उन्हें एक महान विचारक, दार्शनिक और राजनीति शास्त्री और शिक्षा शास्त्री के रूप में स्वीकार करता है। 387 ईसा पूर्व प्लेटो एथेंस लौट आए और उस समय इनकी आयु केवल 40 वर्ष की थी। जवानी का जोश कुछ धीमा हो पड़ा था और ज्ञानी राशि के उनके जो विचार एवं अनुभव प्रौढ़ हो चुके थे। इन्हें अब अपनी सूक्ष्मदर्शी समृद्धि चिंतन शक्ति के प्रकाश में प्रत्येक छोर अर्ध सत्य दिखाई देता था। प्रत्येक समस्या को ये अनेक पहलू से देखते और उसकी घृणा हो गई थी। उस समय इन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लेने की अपेक्षा शिक्षा के कार्यों में अपने आप को लगाने का निश्चय किया और 386 ईसा पूर्व एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम अकादमी रखा और अकादमी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का समाज। ठीक है, इन्होंने एक अकादमी की स्थापना की जिसमें यह हर प्रकार के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया इन्होंने। और क्योंकि
कविता लिखने का इन्हें बचपन से ही शौक था। युवावस्थाओं में इन्होंने विभिन्न प्रकार की कविताओं की रचनाएं की हैं और बाद में इन्होंने कविता लिखना छोड़ दिया था और गद्य काव्य भी लिखने लगे थे। प्लेटो का गद्य काव्य बहुत ही उच्च कोटि का है और प्लेटो ने अनेक संवाद भी लिखे हैं। इन संवादों में जो मुख्य वक्ता इनके संवादों में रहे हैं उनको इन्होंने अपने गुरु के रूप में सुकरात को लाए हैं और कहीं कहीं पर प्लेटो स्वयं भी उनके मुख्य वक्ता बने हैं। यह स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने यह संवाद सुकरात की मृत्यु के बाद लिखे थे। प्लेटो के जो संवाद विश्व विख्यात हैं। प्लेटो ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। इनमें द रिपब्लिक, द लॉज, प्रोटोगोरस, फेडो, मेनो, फ्रेडस और सिम्पोजियम मुख्य हैं। इनमें भी द रिपब्लिक और द लॉज विशेष हैं। द रिपब्लिक की जो भाषा शैली है साहित्यिक है और यह ग्रीक साहित्य की अनमोल निधि है। इसमें कला, दर्शन, समाज, राज्य और नीति की विशद व्याख्या भी की गई है। पाश्चात्य जगत में यह कला, दर्शन, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। द रिपब्लिक इन्होंने पहले लिखी थी। द लॉज जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने इसे लिखा है। यही कारण है कि इन दोनों में थोड़ा अंतर है। द लॉज में इनके चिंतन का निचोड़ है और इसमें एक और व्यवहारिक ज्ञान भी है और दूसरी ओर दार्शनिक चिंतन की गहराई है। प्लेटो के नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। प्लेटो के नैतिक आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। प्लेटो का तत्व ज्ञान इनके पूर्वगामी दो यूनानी दार्शनिक प्रोटोगोरस और सुकरात के तत्व ज्ञान के आधार पर निर्मित है। प्रोटोगोरस इंद्रिय ग्राह्य जगत की सत्ता स्वीकार करते थे परंतु इसके पीछे किसी अर्ध सत्य को स्वीकार नहीं करते थे। सुकरात लोगों को इंद्रियजन्य ज्ञान एवं अनुभवों को एकत्रित कर अपनी आगमन विधि द्वारा उसके सामान्य निचोड़ के रूप में स्वीकार करते थे और प्लेटो ने प्रोटोगोरस को केवल पहली बात को ही स्वीकार किया है, वह भी थोड़े परिवर्तन के साथ। ठीक है, इन्होंने इस इंद्रिय ग्राह्य जो जगत है, जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता को ही स्वीकार किया। अपने गुरु सुकरात के सिद्धांत को भी इन्होंने थोड़े परिवर्तन के साथ ही स्वीकार किया। सुकरात द्वारा प्रतिपादित अनुभवजन्य सत्य को इन्होंने अल्प सत्य ही माना है। इनके अनुसार पूर्ण सत्य विवेक से उत्पन्न होने वाले विचार हो सकते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार सर्वथा अभौतिक हैं और आपस में दैवीय व्यवस्था रखते हैं। इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के मूल में एक विचारों का जगत है जो सूक्ष्म एवं निरपेक्ष है और बुद्धि एवं विवेक से ही जाना जा सकता है। हम
ज्ञान का जितना प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा हमें ज्ञान ग्रहण होगा, और किसी बात की जितने से ज्यादा खोज पुष्टि करेंगे तो उस बात का निचोड़ हम सामने पा सकते हैं। प्लेटो का तर्क है कि भौतिक जगत परिणामतः जगत परिणामशील है, अतः इसका ज्ञान संभावना कोटि में ही आ सकता है। यह ज्ञान कभी पूर्ण एवं कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसके विपरीत विचार अथवा प्रत्यय सदैव अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए वे पूर्ण एवं सत्य हैं। इस प्रकार प्लेटो के मत में यह भौतिक जगत असत्य है और जो विचारों का जगत है वह सत्य है, क्योंकि विचार परिवर्तनशील होते हैं और वह हमारे अंदर मन मंथन द्वारा मत कर बाहर आते हैं और उनमें वक्त के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य को प्लेटो भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का योग मानते थे और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति भी मानते थे। इनकी दृष्टि से मनुष्य का शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित है और उसकी जो आत्मा है वह आध्यात्मिक तत्व है। आत्मा को ये प्राणी का क्रियाशील तत्व मानते थे। प्लेटो के अनुसार आत्मा ईश्वर का अंश होती है, इसलिए सूक्ष्म, अनश्वर और अमर है। इनका तर्क है कि ईश्वर पूर्ण विवेक है, उसे संपूर्ण ज्ञान है, अतः उसके अंश आत्मा को भी अपने पूर्ण विवेक एवं संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह आत्मा इस भौतिक शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने अस्तित्व को भूल जाती है और इस भूल के कारण शरीर भौतिक लक्षण होता है। जब शरीर भौतिकता से ऊपर उठ जाता है तो आत्मा अज्ञान से मुक्त हो पुनः उसमें युक्त हो जाती है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है। यह तो प्राणी शरीर में आती जाती रहती है या अपने ईश्वर में समाहित हो जाती है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा का दोनों जगत से संबंध होता है, बाहरी जगत और ईश्वर द्वारा जो आत्मा का अंतर्मन होता है वह होता है। परिणाम जगत के साथ वह इंद्रिय जन्य ज्ञान तथा इच्छा के द्वारा संबंध रखती है और विचारों के वास्तविक जगत के साथ प्रज्ञा यानी बुद्धि अथवा विवेक द्वारा भी संबंध रखती है। अब है प्लेटो के नैतिक आदर्शवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। ज्ञान के संबंध में भी प्लेटो के विचार समझने योग्य हैं। ज्ञान को इन्होंने तीन रूप में बांटा है: इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान और चिंतनजन्य ज्ञान। इनके अनुसार इंद्रिय ज्ञान कभी भी यथार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों द्वारा हम जिन वस्तुओं की अनुभूति करते हैं वे परिवर्तनशील होती हैं, और जो सम्मतिजन्य ज्ञान है वह कुछ परिस्थितियों में सत्य हो भी सकता है, लेकिन अनुमान जन्य होने के कारण यह भी
है या नहीं। इस प्रकार केवल जो चिंतन जन्य ज्ञान है वह तर्क के आधार पर विचारों के रूप में प्राप्त होता है। तो प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा के गुण होते हैं और मनुष्य शरीर में प्रवेश करने से पहले आत्मा इन विचारों से पूर्ण होती है और शरीर में आने के बाद आत्मा इन विचारों को भूल जाती है और भौतिक स्तर पर विचार विमर्श करने और विश्लेषण एवं तर्क करने से उसके लिए इन विचारों को पुनः स्मरण करना संभव हो जाता है। तब हम कहते हैं कि मनुष्य को इसका ज्ञान हो गया, यानी आत्मा का ज्ञान हो गया। ज्ञान वह सत्य विचारों की अनुभूति करने में सफल होता है। इन विचारों को ही ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब